नमस्ते दोस्त, स्वागत है आपका। आज की रात हम आपको ले चलने वाले हैं एक ऐसी कहानी की ओर जो ठंडी सांसों, घनी धुंध और धीमी ढोल की थाप में लिपटी हुई है। कहानी का नाम है धुंध में आती बारात। ठिठुरती हुई रात है। चारों तरफ इतनी घनी धुंध कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता। बारात चल तो पड़ी है, लेकिन रास्ते कहीं धुंध में गुम हो गए हैं। ढोल की आवाज अब दूर दूर तक नहीं जाती। घोड़े की टापें जैसे जमीन पर नहीं, सीधे यादों पर पड़ रही हों। और इसी धुंध में जब सब घबरा जाते हैं, जब हर मोड़ अनजान लगने लगता है, तभी एक बुजुर्ग की याददाश्त पुराने रास्तों की तरह जाग उठती है और बारात को सही दिशा मिलती है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, ये उन रातों की याद है जब शादी में रोशनी कम होती थी, लेकिन भरोसा बहुत ज्यादा। जैसे जैसे आप इस कहानी में उतरते जाएंगे, आपकी थकी हुई आंखें धीरे धीरे भारी होने लगेंगी और दिल के किसी कोने में एक पुरानी मीठी सी शांति उतर आएगी। अगर ऐसी सुकून देने वाली, नींद को पास खींच लाने वाली कहानियां आपको अच्छी लगती हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि हर रात एक नई कहानी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। यहां हर अंधेरी रात में एक कहानी आपको ढूंढते हुए आती है, ठीक वैसे ही जैसे धुंध में रास्ता ढूंढती बारात। और जरा बताइए, आप किस शहर और किस गांव से इस कहानी को सुन रहे हैं, और इस वक्त आपकी घड़ी में रात के कितने बज रहे हैं? आपका हर कमेंट, हर लाइक हमें यह महसूस कराता है कि आप वहीं कहीं धुंध में खड़े चुपचाप सुन रहे हैं। अब चलिए, रोशनी थोड़ी और धीमी कर लीजिए, कंबल ठीक से ओढ़ लीजिए, क्योंकि रात की ठंड अब और गहरी होने लगी है। और धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीजिए, क्योंकि अब हम चल पड़े हैं उस रास्ते पर जहां धुंध सब कुछ छुपा लेती है, लेकिन यादें हमेशा रास्ता दिखा देती हैं। रात उतरते ही गांव ने अपनी सांस रोक ली थी। दिन भर की हल्की ठंड अब गहरी सिहरन में बदल चुकी थी। आसमान पर तारे थे, पर जमीन तक उनकी रोशनी पहुंचते पहुंचते थक जाती। खेतों के ऊपर से उठती सफेद धुंध धीरे धीरे रास्तों पर फैल रही थी, जैसे किसी ने चुपचाप दूध उड़ेल दिया हो। कच्ची पगडंडियां, मेढ़े और दूर दूर तक फैले सरसों के खेत सब धुंध के भीतर घुलते जा रहे थे। इसी धुंध में बारात सज रही थी। मिट्टी के घरों के बीच टंगी पीली लालटेनें कांपती लौ के साथ जल रही थी। उनकी रोशनी दीवारों पर अजीब सी परछाइयां बना रही थी, कभी लंबी, कभी टेढ़ी, कभी डरावनी। बैलगाड़ियों की घंटियां हल्की हल्की खनक रही थीं, जैसे किसी ने नींद में करवट ली हो। बैलों की सांसों से भाप उठ रही थी, उनकी गर्दन पर बंधी रस्सियां गीली हो चुकी थी। हरदेव सिंह बारात के आगे खड़े थे। उनका चेहरा सख्त था, पर आंखों में जिम्मेदारी की थकान साफ दिखती थी। शादी उनके घर की नहीं थी, पर इज्जत का बोझ उनके कंधों पर था। वे हर छोटी बात पर नजर रख रहे थे। लालटेन ठीक से जल रही है या नहीं, गाड़ियों में बैठे बुजुर्गों को ठंड तो नहीं लग रही, और सबसे जरूरी रास्ता, क्योंकि रास्ता आज कुछ अलग लग रहा था। भोलू मिरासी ने ढोल कंधे पर टांग रखा था। उसकी उंगलियां चमड़े पर पड़ती तो धम धम की आवाज धुंध में फैलती, पर फैलने से पहले ही जैसे कहीं खो जाती। आम दिनों में ढोल की आवाज दूर दूर तक जाती थी, खेतों, तालाबों और पीपल के पेड़ों को पार करती हुई। आज वही आवाज 2-4 कदम चलकर लौट आती थी, जैसे धुंध ने उसे पकड़ लिया हो। अरे, आज ढोल भी जैसे डर रहा है। भोलू ने हंसने की कोशिश की, पर उसकी हंसी अधूरी रह गई। कुंवरपाल चुपचाप बैठा था। दूल्हे का सेहरा ठीक से सजा था, पर उसके भीतर कुछ हिल रहा था। वह बार बार आगे देखता, फिर जमीन की ओर। उसकी उंगलियां घुटनों पर टिक नहीं पा रही थी। ठंड तो सबको लग रही थी, पर उसकी सिहरन कुछ और थी, अनकही, अनजानी। गिरधर काका सबसे पीछे वाली गाड़ी में बैठे थे। उनकी उम्र ने उनकी देह को झुका दिया था, पर आंखें अब भी रास्तों को पहचानती थीं। वे
धुंध को देख रहे थे, उसके रंग, उसकी मोटाई, उसकी चाल। उन्हें यह धुंध नई नहीं लगी। बहुत पहले किसी और रात में किसी और बारात के साथ उन्होंने ऐसी ही धुंध देखी थी। उस याद ने उनके होंठों को सख्त कर दिया। लक्ष्मण गाड़ीवान ने बैलों को हाँकते हुए कहा, आज जमीन ठंडी है, कीचड़ कम है, पर धुंध ज्यादा। उसकी आवाज में सावधानी थी। बारात चली। पहले कुछ कदम सब सामान्य लगा। रास्ता वही था, गांव की आखिरी झोपड़ी के बाद मुड़ता हुआ कच्चा मोड़, फिर पीपल की ओर जाता हुआ। पर जैसे जैसे वे आगे बढ़े, चीजें बदलने लगी। धुंध गाढ़ी होती गई, लालटेन की रोशनी छोटी होती गई। आवाजें, ढोल, बातचीत, हंसी, सब धीमी पड़ती चली गई। पीपल का पेड़ सामने आया, पर वह वैसा नहीं लगा जैसा हरदेव सिंह के मन में बसा था। उसकी छाया कुछ ज्यादा फैली हुई थी, जड़ें कुछ ज्यादा पास थीं, जैसे रास्ता खुद को खिसका चुका हो। हरदेव सिंह ने हाथ उठाकर इशारा किया, जरा रुकिए। बैल रुके, गाड़ियां थमी, ढोल की आवाज अचानक बंद हो गई। उस सन्नाटे में धुंध की अपनी आवाज थी, खामोश पर भारी। कहीं दूर से कुत्ते के भौंकने की एक टूटी हुई आवाज आई। फिर से सन्नाटा। हरदेव सिंह ने चारों ओर देखा। रास्ता यही था ना? उन्होंने पूछा, पर सवाल किसी एक से नहीं था। लक्ष्मण गाड़ीवान ने जमीन की ओर देखा, मिट्टी को उंगली से छुआ। मिट्टी वही है, उसने कहा, पर उसकी आवाज में भरोसा कम था। पीछे से किसी औरत की धीमी फुसफुसाहट आई। इतनी धुंध मैंने कभी नहीं देखी। गिरधर काका ने आंखें मूंदी, एक गहरी सांस ली। धुंध जब ऐसे उतरती है, उन्होंने बहुत धीमे कहा, तो रास्ते आंखों से नहीं, याद से चलते हैं। उनकी बात हवा में टंगी रह गई। किसी ने जवाब नहीं दिया, किसी ने सवाल नहीं किया। बारात फिर चली, पर अब हर कदम के साथ एक अनकही बेचैनी भी चल रही थी, जैसे यह सिर्फ एक शादी की यात्रा नहीं रही। जैसे धुंध ने अपने पहले पर्दे के पीछे कुछ और छुपा लिया हो, कुछ ऐसा जिसे पाने से पहले हर किसी को आजमाया जाना था। और रात रात अब भी शुरू ही हुई थी। बारात दोबारा चल तो पड़ी, लेकिन अब उसकी चाल में पहले जैसी सहजता नहीं थी। पीपल के पेड़ को पार करते ही रास्ता जैसे संकरा हो गया। दोनों ओर फैले खेत धुंध में ऐसे डूबे थे कि मेड़ और मिट्टी का फर्क मिट गया था। बैलगाड़ियों के पहिए कीचड़ में नहीं फंस रहे थे, फिर भी उनकी चरमराहट कुछ भारी सी लग रही थी, मानो जमीन नीचे से उन्हें परख रही हो। भोलू मिरासी ने ढोल फिर से उठाया। उसने पूरे दम से थाप मारी। धम 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 आवाज निकली, लेकिन वैसी नहीं जैसी होनी चाहिए थी। ढोल की गूंज कुछ कदम आगे जाकर बुझ गई, जैसे धुंध ने उसे हथेली में भरकर दबा दिया हो। भोलू ने एक बार फिर बजाया, इस बार जोर से, पर वही हुआ। आवाज उठी, लर्जी, और फिर कहीं खो गई। अजीब है, भोलू ने खुद से कहा। उसकी आंखों में अब मजाक नहीं था। हरदेव सिंह ने पीछे मुड़कर देखा। ढोल बंद मत होने देना, उन्होंने कहा। चलते रहने दो। भोलू ने सिर हिलाया, पर उसके हाथ अब पहले जितने स्थिर नहीं थे। हर थाप के साथ उसे लगता जैसे वह किसी खाली जगह में आवाज फेंक रहा हो, और खाली जगह जवाब नहीं दे रही। कुंवरपाल ने ढोल की तरफ देखा। उसे हमेशा कहा गया था कि बारात में ढोल रुक जाए तो मन भारी हो जाता है। आज वही हो रहा था। उसके कान आवाज ढूंढ रहे थे, पर धुंध ने उन्हें धोखा दे दिया। उसने शॉल को और कसकर लपेटा, पर ठंड अंदर तक उतर चुकी थी। इतनी खामोशी, उसने बुदबुदाकर कहा। पास बैठे किसी ने सुना नहीं। लक्ष्मण गाड़ीवान बैलों को हाँकता जा रहा था, पर उसकी नजर अब जमीन से ज्यादा आगे की धुंध पर थी। आज रास्ता सीधा नहीं लग रहा, उसने धीमे से कहा, जैसे कोई मोड़ पहले आ जाना चाहिए था। हरदेव सिंह ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनका माथा तन गया।
वे लालटेन की रोशनी को आगे बढ़ाकर देखने लगे। रोशनी धुंध से टकराकर लौट आती, बस 2 हाथ की दूरी तक। पीछे वाली गाड़ी में गिरधर काका ने आंखें खोल दी। उन्होंने ढोल की तरफ कान लगाया, फिर धुंध की तरफ देखा। ढोल की आवाज जब लौट कर ना आए, उन्होंने बहुत धीमे कहा, तो समझो रास्ता भी लौटना भूल गया है। उनकी बात किसी ने साफ नहीं सुनी, पर शब्द हवा में फैल गए और कुछ दिलों में उतर भी गए। बारात आगे बढ़ती रही। कुछ देर बाद भोलू ने ढोल बजाना बंद कर दिया। उसके हाथ थक गए थे, या शायद उसका मन। बिना ढोल के चलती बारात कुछ अधूरी लग रही थी, जैसे किसी ने कहानी से आवाज छीन ली हो। गाड़ियों की खनक, लोगों की खांसी और बैलों की सांसें, बस यही बचा था। तभी अचानक आगे से आवाज आई, रुको। यह लक्ष्मण की आवाज थी। गाड़ी झटके से थमी। बैल हिलते डुलते रुक गए। लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। क्या हुआ? हरदेव सिंह ने पूछा। लक्ष्मण नीचे उतरा। उसने रास्ते की मिट्टी को देखा, मेड़ को टटोला। यहां, उसने कहा, यहां एक पत्थर होना चाहिए था, हर बार रहता है। धुंध के बीच वह पत्थर गायब था। पत्थर? किसी ने पीछे से कहा। कौन सा पत्थर? जिसके पास से रास्ता दाएं मुड़ता है, लक्ष्मण बोला। वही तो निशानी थी। एक पल के लिए सब चुप हो गए। कुंवरपाल की सांस तेज हो गई। तो हम कहां हैं? उसने पूछा। किसी के पास जवाब नहीं था। हरदेव सिंह ने चारों तरफ देखा। धुंध एक जैसी थी, हर दिशा में। घबराने की जरूरत नहीं, उन्होंने सख्ती से कहा। रास्ता होगा, गांव यूं गायब नहीं हो जाता। लेकिन उनके शब्दों में अब पहले जैसी ठोस आवाज नहीं थी। पीछे से किसी बच्चे के रोने की धीमी आवाज आई। किसी औरत ने उससे चुप कराया। अभी नहीं, अभी नहीं। गिरधर काका ने धीरे धीरे अपनी लाठी उठाई। आज रात, उन्होंने कहा, धुंध सिर्फ आंखों को नहीं ढक रही, ये सब्र को भी आजमा रही है। उन्होंने सामने की ओर इशारा किया, जहां कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। ढोल खो गया है, उन्होंने आगे कहा। अब रास्ता ढूंढने के लिए दिल की आवाज सुननी पड़ेगी। हरदेव सिंह ने उनकी तरफ देखा। पहली बार उन्हें लगा कि यह रात सिर्फ देर की नहीं है, यह परीक्षा की है। बारात फिर से चली, बिना ढोल के, बिना दिशा के, पूरे भरोसे के। और धुंध धुंध अब और घनी हो चुकी थी, जैसे वह सुन रही हो और इंतजार कर रही हो कि अगला कदम कौन सा होगा। ढोल की खामोशी के बाद बारात की चाल बदल चुकी थी। अब कोई हंसी जोर से नहीं निकलती थी। बातें भी फुसफुसाहट में बदल गई थीं। जैसे आवाज ऊंची हुई तो धुंध नाराज हो जाएगी। बैलगाड़ियां आगे बढ़ रही थीं, पर उनके पहियों की गति में झिझक थी। रास्ता अब तय नहीं लग रहा था, बस चलना मजबूरी बन गया था। कुछ ही देर में सामने फिर से पीपल का पेड़ उभरा। लालटेन की कांपती रोशनी में उसकी टहनियां फैलती हुई परछाइयों जैसी लग रही थीं। जड़ें जमीन से बाहर निकली थीं, पुरानी, मोटी और गीली। वही पीपल, या शायद कोई और। इस धुंध में पहचान भी शक के घेरे में आ चुकी थी। लक्ष्मण गाड़ीवान ने गाड़ी रोकी। यह पीपल, उसने कहा, हम इसे पार कर चुके हैं। हरदेव सिंह ने आगे बढ़कर पेड़ को देखा। उन्होंने हाथ बढ़ाकर उसकी छाल को छुआ। नमी उंगलियों में उतर आई। अगर यही है, उन्होंने धीमे कहा, तो रास्ता घोल घुमा है। यह सुनते ही कुछ बारातियों के चेहरों पर डर साफ उभर आया। कुंवरपाल ने सिर उठाकर चारों ओर देखा। धुंध अब इतनी गहरी थी कि पेड़ के पीछे की जमीन गायब लग रही थी। हम वापस तो नहीं आ गए? उसने पूछा। कोई जवाब नहीं मिला। पीछे वाली गाड़ी से गिरधर काका की लाठी जमीन से टकराई। एक ठोस आवाज जो सन्नाटे में चुप गई। रास्ते कभी यूं खुद ब खुद नहीं घूमते, उन्होंने कहा। या तो आदमी भटकता है, या फिर कोई उसे भटकाता है। भोलू मिरासी ने ढोल की तरफ देखा, जैसे उससे कोई मदद मांग रहा हो।
अगर ढोल बजे, उसने हिम्मत जुटाकर कहा, तो शायद रास्ता खुल जाए। उसने हल्के से थाप मारी। आवाज निकली, पर बस एक सूखी सी ध्वनि, न गूंज न लय। भोलू ने ढोल नीचे रख दिया। आज यह भी साथ नहीं दे रहा, उसने कहा। पीपल के नीचे सब रुक गए। लालटेनें जमीन पर रखी गईं। उनकी रोशनी में धुंध तैरती हुई दिख रही थी, जैसे धुआं नहीं, सांस हो। बैलों ने गर्दन झुका ली। उनकी आंखों में बेचैनी थी। वे बार बार खुर जमीन पर मार रहे थे। हरदेव सिंह ने चारों ओर नजर दौड़ाई। कोई निशानी, कोई मेड़, कुछ तो होगा, उन्होंने कहा। लक्ष्मण जमीन पर झुका। उसने उंगलियों से मिट्टी को कुरेदा, सूंघा। यहां से बैलगाड़ी पहले गुजरी है, उसने कहा, पर यह हमारी नहीं लगती। यह बात सुनकर सन्नाटा और गहरा गया। तो यहां और भी लोग आए हैं? किसी ने डरते हुए पूछा। गिरधर काका ने आंखें मूंद ली। इस रास्ते से, उन्होंने कहा। सिर्फ लोग नहीं गुजरते, यादें भी गुजरती हैं, और कुछ यादें रास्ता बदल देती हैं। उनके शब्द भारी थे, जैसे धुंध में लिपटे हुए। कुंवरपाल ने शॉल के भीतर से अपने हाथ निकाले। उंगलियां ठंडी हो चुकी थीं। कहीं कहीं यह अपशकुन तो नहीं, उसने धीमे से कहा। हरदेव सिंह ने तुरंत उसकी तरफ देखा। शादी में ऐसे शब्द नहीं बोलते, उन्होंने सख्ती से कहा। रात लंबी है, पर सुबह भी आएगी। लेकिन अंदर ही अंदर वे खुद भी उसी सवाल से जूझ रहे थे। पीपल के पत्तों से अचानक सरसराहट हुई। हवा का झोंका आया, ठंडा, नम। लालटेन की लौ कांप उठी। किसी बच्चे ने मां की साड़ी पकड़ ली। यह पेड़, लक्ष्मण ने कहा, गांव की सीमा पर होना चाहिए, पर यहां? गिरधर काका ने धीरे धीरे आंखें खोली। यह सीमा नहीं, उन्होंने कहा, यह इम्तिहान है। उन्होंने सामने की धुंध की ओर इशारा किया। अगर यहीं रुके, वे बोले, तो रात यहीं बांध लेगी। आगे बढ़े तो रास्ता खुद को दिखाएगा। हरदेव सिंह ने गहरी सांस ली। ठीक है, उन्होंने कहा, हम आगे बढ़ेंगे। लालटेनें फिर उठाई गईं। बैलों को हाँका गया। पीपल पीछे छूट गया, या शायद नहीं। जब बारात ने पहला कदम आगे रखा तो किसी को एहसास हुआ धुंध अब पहले से ज्यादा ठंडी लग रही थी। जैसे यह सिर्फ रास्ता नहीं रोक रही थी, जैसे यह देख रही थी कि अगली गलती कौन करता है। पीपल की छाया पीछे छूट गई, लेकिन उसकी ठंडक अब भी देह से चिपकी हुई थी। बारात आगे बढ़ी तो रास्ता अचानक बदल गया। चौड़ी कच्ची सड़क अब एक पतली पगडंडी में सिमट चुकी थी। ऐसी पगडंडी जिस पर दो गाड़ियां साथ नहीं चल सकती थीं। दोनों ओर खेत थे, पर फसल की पहचान धुंध ने निगल ली थी। कहीं कहीं सूखी घास की गंध आती, तो कहीं गीली मिट्टी की सौंधी सांस। लक्ष्मण गाड़ीवान ने बैलों को धीमा कर दिया। यह रास्ता, उसने कहा, गाड़ी के लिए नहीं बना। पहियों की लकड़ी पगडंडी के किनारे से फिसलने लगी। एक बार गाड़ी हिली तो पीछे बैठी औरतों के मुंह से घबराई हुई आवाज निकल गई। किसी ने बच्चे को कसकर पकड़ लिया। हरदेव सिंह ने तुरंत आगे आकर इशारा किया। एक एक करके चलेंगे, उन्होंने कहा, कोई गाड़ी पास न लाए। यह पहली बार था जब बारात टूटने लगी। कारवां छोटे हिस्सों में बंटने लगा। आगे की गाड़ी, फिर थोड़ी दूरी, फिर अगली। बीच में धुंध मौन दीवार की तरह। भोलू मिरासी ढोल उठाए चल रहा था, पर बजा नहीं रहा था। उसकी आंखें आगे पीछे डोल रही थीं। बिना आवाज के चलना अच्छा नहीं लगता, उसने कहा। ऐसा लगता है जैसे कोई देख रहा हो। कुंवरपाल ने यह सुना तो उसकी पीठ में सिहरन दौड़ गई। कौन देखेगा, उसने पूछा, पर सवाल खुद से ज्यादा डर से था। जवाब में सिर्फ बैलों की सांसों की भांप उठी। पगडंडी अचानक नीचे को ढलान लेती चली गई। जमीन थोड़ी गीली थी। लक्ष्मण ने बैलों को रोका, उतरकर मिट्टी को टटोला। यहां पानी ठहरा था, उसने कहा। अगर आगे कीचड़ हुआ
तो पहिया धंस जाएगा। हरदेव सिंह ने लालटेन आगे की। रोशनी में चमकती हुई मिट्टी दिखाई दी। सावधानी से उन्होंने कहा। पहली गाड़ी जैसे तैसे उतरी। पहिया फिसला, पर लक्ष्मण ने बैलों को संभाल लिया। पीछे की गाड़ी आई तो अचानक चरमराहट तेज हो गई। लकड़ी कराह उठी। किसी ने चीख मारी। रुको! हरदेव सिंह चिल्लाए। सब थम गया। एक पहिया थोड़ा धंस चुका था। भोलू मिरासी ने घबराकर कहा, मैंने कहा था यह रास्ता अच्छा नहीं है। किसी ने उसे घूर कर देखा। कुंवरपाल गाड़ी से उतरा। उसने पहली बार महसूस किया कि जमीन कितनी ठंडी है। नमी जूतों के भीतर तक उतर आई। अब क्या होगा? उसने पूछा। गिरधर काका ने अपनी लाठी आगे बढ़ाई। बराबर में एक ऊंची मेड़ होती है, उन्होंने कहा। अगर यह वही पगडंडी है जो मैं सोच रहा हूं। सब उनकी तरफ मुड़े। मेड़? हरदेव सिंह ने पूछा। हां, काका बोले। उसके सहारे चलो, गाड़ी को खींचो, नीचे मत जाने दो। लक्ष्मण ने काका की बात मानी। बैलों को थोड़ा दाएं मोड़ा गया। कुछ लोग पीछे से गाड़ी को धक्का देने लगे। लकड़ी कराहती रही, पर पहिया धीरे धीरे बाहर आ गया। एक गहरी सांस सामूहिक रूप से निकली, लेकिन भरोसा अब पहले जैसा नहीं रहा था। अगर आगे और ऐसा हुआ तो? किसी ने डरते हुए पूछा। हरदेव सिंह चुप रहे। उनकी चुप्पी जवाब बन गई। धुंध अब और सघन थी। लालटेन की लौ पीली से सफेद होने लगी थी। हवा में नमी बढ़ गई। दूर कहीं उल्लू की आवाज आई। एक, फिर सन्नाटा। कुंवरपाल ने उस आवाज को सुना और उसकी उंगलियां कांप गईं। यह आवाज, उसने कहा, गांव के पास नहीं होती। गिरधर काका ने उसकी तरफ देखा। जब रास्ता बदलता है, उन्होंने कहा, तो आवाजें भी बदल जाती हैं। भोलू मिरासी ने ढोल को जमीन पर टिकाया। अगर सुबह हो गई और हम नहीं पहुंचे। उसने वाक्य अधूरा छोड़ दिया। हरदेव सिंह ने उसकी तरफ खड़ी नजर डाली। ऐसी बातें मत कर। लेकिन अब हर किसी के मन में वही अधूरा सवाल घूम रहा था। पगडंडी आगे और संकरी हो गई। एक तरफ खेत, दूसरी तरफ गहरी नाली। बैलगाड़ी के पहिए और इंसानों के कदम, दोनों को बराबर संभलना पड़ रहा था। कोई फिसला तो पीछे वाले को थामना पड़ा। यही वह पल था जब लोगों ने महसूस किया, यह अब सिर्फ रास्ते की बात नहीं है, यह भरोसे की बात है। और भरोसा धीरे धीरे हर कदम के साथ टूटने लगा था। धुंध ने सबको अपने भीतर ले लिया था और रास्ता अब सिर्फ आगे नहीं, भीतर भी खो रहा था। कच्ची पगडंडी पीछे छूट गई, पर उसकी सिहरन पैरों में अटकी रह गई। बारात फिर से थोड़ी खुली जमीन पर आ गई थी। गाड़ियां अब साथ साथ चल सकती थीं, लेकिन किसी ने राहत की सांस नहीं ली। धुंध जरा सी पतली हुई थी, बस इतनी कि सामने की खाली जगह और डरावनी लगने लगी। खेतों की मेढ़ें अब दिखाई नहीं दे रही थी, सिर्फ एक सपाट नमी भरी जमीन जिस पर कदम रखने से पहले हर कोई सोच रहा था। तभी टन टन एक आवाज आई, हल्की, दूर की, लेकिन साफ। सब ठिठक गए। घंटी, भोलू मिरासी ने फुसफुसाकर कहा। टन टन। आवाज फिर आई, इस बार कुछ पास से। कुंवरपाल ने सिर उठाया। मंदिर की घंटी है, उसने कहा, और उसकी आवाज में उम्मीद की एक पतली सी रेखा खिंच गई। हरदेव सिंह ने भी सुना था। अगर मंदिर पास है, उन्होंने कहा, तो गांव भी पास ही होगा। लक्ष्मण गाड़ीवान ने बैलों को उस दिशा में मोड़ा जिधर से आवाज आती लगी। घंटी कभी झूठ नहीं बोलती, उसने कहा। मंदिर रास्ता दिखा देता है। बारात की चाल तेज हो गई। कुछ चेहरों पर रंग लौटा। किसी ने शॉल ठीक की, किसी ने बच्चे को गोद में सीधा बैठाया। धुंध में पहली बार कोई आवाज भरोसे जैसी लगी, लेकिन जितने कदम वे आगे बढ़े, घंटी उतनी ही दूर होती चली गई। टन टन। आवाज अब सामने नहीं, थोड़ी बाईं ओर से आई। अभी यहीं थी, किसी ने कहा। लक्ष्मण ने गाड़ी धीमी की। हवा दिशा बदल रही है, उसने कहा।
आवाज घूम सकती है, पर गिरधर काका की भौहें तन गई। घंटी हवा से नहीं घूमती, उन्होंने कहा, जब तक कोई उसे घुमा ना दे। हरदेव सिंह ने उनकी तरफ देखा। आप क्या कहना चाहते हैं काका? गिरधर काका ने सामने की धुंध को देखा, जैसे उसमें कुछ पड़ रहे हों। कई बार, वे बोले, रास्ता हमें आगे बुलाता है, पर मंजिल पीछे बैठी हंसती रहती है। यह सुनकर कुंवरपाल के चेहरे से उम्मीद खिसक गई। टन टन, अब आवाज दाईं ओर से आई। भोलू, मिरासी ने ढोल को कसकर पकड़ा। यह घंटी खेल कर रही है, उसने कहा, जैसे बच्चों को गली में घुमाते हैं। हरदेव सिंह ने हाथ उठाकर सबको रोक दिया। अब और नहीं, उन्होंने कहा, हम ऐसे भटक नहीं सकते। वे नीचे उतरे, जमीन पर खड़े हुए। ठंडी मिट्टी उनके तलवों तक चढ़ाई। कोई मंदिर पास होता, उन्होंने कहा, तो उसकी दीवार, उसकी सीढ़ी, उसकी गंध, कुछ तो दिखता। सबने चारों ओर देखा। धुंध थी, खालीपन था, और घंटी जो अब भी बज रही थी लेकिन कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। लक्ष्मण ने धीरे से कहा, मैं इस इलाके में कई बार गया हूं, पर यहां कोई मंदिर नहीं है। यह बात सुनते ही किसी औरत के मुंह से दबा हुआ स्वर निकला, डर का, थकान का। कुंवरपाल ने गिरधर काका की तरफ देखा, तो यह आवाज। गिरधर काका ने लाठी जमीन पर टिका दी। पुराने रास्तों में, उन्होंने कहा, कुछ आवाजें स्मृति से आती हैं, पत्थर से नहीं। भोलू, मिरासी ने ढोल पर हल्की थाप मारी। एक बार उसकी आवाज पूरी तरह गुम हो गई। घंटी भी अचानक चुप हो गई। एक ऐसा सन्नाटा छाया कि किसी की सांस तेज हो जाए तो सब सुन लें। हरदेव सिंह ने महसूस किया, यह सिर्फ भटकाव नहीं है, यह धैर्य की परीक्षा है। हम यहीं रुकेंगे, उन्होंने कहा, रात को और नहीं काटेंगे। लालटेनें जमीन पर रखी गईं। अलाव के लिए सूखी लकड़ी निकाली गई। आग जली तो उसकी चटक सुनाई दी, एकमात्र सच्ची आवाज जो इस धुंध में भरोसेमंद लगी। आग की रोशनी में चेहरे उभरे, थके हुए, चुप, सवालों से भरे। कुंवरपाल आग के पास बैठ गया। उसकी आंखें लपट्टों में कुछ ढूंढ रही थीं, शायद जवाब, शायद हिम्मत। गिरधर काका ने आग की तरफ हाथ बढ़ाया। घंटी ने हमें बताया, उन्होंने कहा, कि मंजिल पास नहीं है। हरदेव सिंह ने सिर झुकाया। और रास्ता, उन्होंने पूछा। काका ने आग से उठती चिंगारी को देखा। रास्ता, वे बोले, अब याद से चलेगा, आवाज से नहीं। धुंध फिर से गाढ़ी होने लगी और बारात ने पहली बार मान लिया कि यह रात उन्हें सिर्फ मंजिल तक नहीं, खुद के भीतर तक ले जाने वाली है। अलाव की आग अब स्थिर जल रही थी। लकड़ी की चटक चटक आवाज के बीच लोग अपने अपने डर को खामोशी में दबाए बैठे थे। आग से उठती गर्मी थोड़ी देर के लिए राहत देती, फिर ठंडी हवा आकर उसे छीन लेती। धुंध फिर से नीचे उतर आई थी, इतनी पास कि लगता अगर हाथ बढ़ाओ तो उसे मुट्ठी में भर लोगे। किसी ने पानी की मटकी खिसकाई, किसी ने बच्चे को सुलाने की कोशिश की। बारात अब चलती नहीं थी, वह ठहरी हुई थी, जैसे रात ने उसे अपनी जगह जकड़ लिया हो। तभी कहीं दूर से कदमों की आहट आई, पहले बहुत हल्की, फिर थोड़ी साफ। लक्ष्मण गाड़ीवान ने सबसे पहले सिर उठाया। कोई आ रहा है, उसने फुसफुसाकर कहा। हरदेव सिंह तुरंत खड़े हो गए। कौन? उन्होंने आवाज दी। धुंध के भीतर से एक परछाई उभरी, लंबी, दुबली, हाथ में लाठी थी और कंधे पर पुराना सा मफलर लटका हुआ। जैसे जैसे वह पास आया, अलाव की रोशनी ने उसका चेहरा दिखाया। डरो मत, उस आदमी ने कहा, मैं ही हूं। कौन? भोलू मिरासी ने घबराकर पूछा। मंगल, उसने जवाब दिया, इधर वाले गांव का चौकीदार। मंगल चौकीदार की आवाज में रात की थकान थी। उसकी मूंछें गीली थीं, शायद धुंध से, शायद पसीने से। आंखें बार बार अंधेरे की तरफ जाती, जैसे वह अकेला नहीं आया हो। हरदेव सिंह ने एक कदम आगे बढ़ाया। इस वक्त यहां? उन्होंने पूछा।
सब ठीक तो है? मंगल ने अलाव की आग की तरफ देखा, फिर बारात की गाड़ियों की तरफ। यही तो ठीक नहीं है, उसने कहा। इस धुंध में आप लोग इधर कैसे आ गए? लक्ष्मण ने कहा, रास्ता भटक गए। मंगल ने सिर हिलाया। इस इलाके में? उसने कहा। आज रात? उसकी आवाज में हैरानी नहीं, चिंता थी। गिरधर काका ने धीरे से पूछा, तुम रोज गश्त करते हो? हां, मंगल बोला। पर आज? वह रुक गया। आज क्या? कुंवरपाल ने पूछा। मंगल ने चारों ओर देखा, फिर आग के पास बैठ गया। आज धुंध कुछ अलग है, उसने कहा। ऐसी धुंध में कई लोग सुबह तक रास्ता नहीं ढूंढ पाते। भोलू मिरासी ने ढोल को और पास खींच लिया। मत डराओ, उसने कहा, हम वैसे ही परेशान हैं। मंगल ने उसकी तरफ देखा। मैं डराने नहीं आया, वह बोला, चेताने आया हूं। हरदेव सिंह ने उसकी बात ध्यान से सुनी। बताओ, उन्होंने कहा। मंगल ने लाठी को जमीन पर टिकाया। इस तरफ, उसने कहा। दो पुराने रास्ते हैं, एक सीधा, एक घुमावदार। धुंध में दोनों एक जैसे दिखते हैं। कई बारातें, कई गाड़ियां रात भर घूमती रहती हैं। कुंवरपाल का चेहरा उतर गया। और सुबह? उसने पूछा। सुबह, मंगल ने कहा। धुंध हटती है तो लोग खुद को वहीं पाते हैं जहां से चले थे। सन्नाटा छा गया। आग की लपट थोड़ी तेज हुई, जैसे उसने भी यह बात सुन ली हो। गिरधर काका ने आंखें मूंद ली। तो आज? उन्होंने कहा। हम भी उसी चक्कर में हैं। मंगल ने उनकी तरफ देखा। आप जानते हैं? उसने पूछा। काका ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कुछ रास्ते उम्र से पहचाने जाते हैं। हरदेव सिंह ने मंगल से पूछा, तो सही रास्ता कौन सा है? मंगल ने सिर झुका लिया। सीधा रास्ता, उसने कहा, पर उसे पहचानने के लिए निशानी चाहिए। कौन सी? लक्ष्मण ने पूछा। मंगल ने धुंध की तरफ इशारा किया। एक सूखी मेड़, उसने कहा, और पास ही एक टूटी हुई कुइयां। गिरधर काका की आंखें खुल गईं। कुइयां? उन्होंने दोहराया, जैसे कोई भूली हुई बात याद आ गई हो। मंगल ने कहा, अगर वह मिल जाए तो समझ लेना आप सही दिशा में हैं, वरना। उसने वाक्य पूरा नहीं किया। भोलू मिरासी ने घबरा कर कहा, वरना क्या? मंगल ने आग की चिंगारी को देखा। वरना रात लंबी हो जाती है। हरदेव सिंह ने गहरी सांस ली। तुम हमारे साथ चलोगे? उन्होंने पूछा। मंगल ने सिर हिलाया। मैं सीमा तक छोड़ सकता हूं, उसने कहा। उसके आगे हर किसी को अपना रास्ता खुद याद करना पड़ता है। गिरधर काका ने लाठी उठाई। याद? उन्होंने कहा। आज वही सबसे बड़ा सहारा बनेगी। आग बुझने लगी थी। लकड़ियां राख बन रही थीं। हरदेव सिंह खड़े हुए। ठीक है, उन्होंने कहा, अब रुकना नहीं। बारात धीरे धीरे उठी। गाड़ियां सजीं, लालटेनें फिर जलीं। मंगल चौकीदार आगे आगे चला, धुंध को चीरता हुआ, और उसके पीछे एक बारात, जिसे अब समझ आ गया था कि यह रात सिर्फ मंजिल की नहीं, स्मृति और भरोसे की परीक्षा है। मंगल चौकीदार की परछाई धुंध में आगे आगे चल रही थी। उसके कदम तेज नहीं थे, पर ठहरे हुए थे, जैसे वह रास्ते से नहीं, जिम्मेदारी से चल रहा हो। लालटेन की रोशनी उसके पीछे खींचती परछाइयों को बार बार तोड़ती, फिर जोड़ती। बारात अब बिना शोर के आगे बढ़ रही थी। बैलों की घंटियां भी जैसे समझ गई हों कि इस रात आवाज बोझ बन सकती है। कुछ दूर चलने के बाद मंगल रुक गया। यहीं तक, उसने कहा। सब ठिठक गए। हरदेव सिंह ने आगे बढ़कर पूछा, यहीं? गांव अभी कितना दूर है? मंगल ने धुंध की तरफ देखा, उस जगह की ओर जहां कुछ भी साफ नहीं था। अब आगे गांव नहीं, उसने कहा। अब याद है। यह कहकर वह पीछे मुड़ा। अगर सुबह तक न पहुंचे, उसने जोड़ते हुए कहा। ठीक है, उन्होंने कहा। अब हम खुद चलेंगे। सबकी नजरें अपने आप गिरधर काका की ओर मुड़ गईं। काका अब चुप नहीं थे।
उन्होंने अपनी लाठी जमीन पर टिकाई, जैसे किसी अदृश्य रेखा पर उंगली रख रहे हों। यह रास्ता, उन्होंने कहा, मैंने पहली बार तब देखा था जब मेरी मूंछों में सफेदी नहीं थी। उनकी आवाज धीमी थी, पर हर शब्द साफ। तब भी धुंध थी, वे बोले, पर इतनी गाड़ी नहीं। तब यहां से अनाज की बैलगाड़ियां जाया करती थीं। एक सूखी मेड़ थी जिस पर चलने से पैर नहीं धंसते थे। लक्ष्मण गाड़ीवान ने तुरंत कहा, सूखी मेड़। मंगल ने भी वही कहा था। काका ने सिर हिलाया। हां, उन्होंने कहा, और उस मेड़ के पास एक कुइयां थी, पत्थर की, आधी ढकी हुई। कुंवरपाल ने आगे झुककर पूछा, वह कुइयां कैसी थी? काका की आंखों में एक पुरानी चमक उतर आई। उसके पास एक नीम उगा था, उन्होंने कहा, और नीम की जड़ में हमेशा ठंड रहती थी, चाहे धूप हो या धुंध। सब चुप थे। यह पहली बार था जब धुंध के भीतर कोई नक्शा बन रहा था, कागज का नहीं, यादों का। हरदेव सिंह ने पूछा, तो हमें क्या करना होगा? काका ने सामने की ओर लाठी उठाई। लालटेन नीचे रखो, उन्होंने कहा। जमीन को देखो, जहां मिट्टी सख्त मिले वही मेड़ है। लक्ष्मण ने बिना सवाल किए वैसा ही किया। लालटेन की रोशनी जमीन पर फैली। सबने झुककर देखा, कहीं मिट्टी गीली, कहीं थोड़ी सख्त। यहां, लक्ष्मण ने कहा, यह हिस्सा ज्यादा ठंडा नहीं है। काका मुस्कुराए। यही, उन्होंने कहा। गाड़ी धीरे धीरे उसी रेखा पर चढ़ाई गई। पहिए अब फिसले नहीं। बैलों की चाल भी स्थिर हो गई। भोलू मिरासी ने राहत की सांस ली। लगता है, उसने कहा, ढोल की जरूरत नहीं पड़ी। कुंवरपाल ने पहली बार हल्की मुस्कान महसूस की, अंदर कहीं। काका, उसने कहा, आपने यह सब कैसे याद रखा? गिरधर काका ने आसमान की तरफ देखा, जहां धुंध के ऊपर कहीं तारे होंगे। कुछ रास्ते, उन्होंने कहा, दिमाग में नहीं रहते, वे पैरों में बस जाते हैं। मेड़ पर चलते चलते अचानक लक्ष्मण रुक गया। ये देखिए, उसने कहा। लालटेन की रोशनी में पत्थरों का एक घेरा उभरा, आधा ढंसा हुआ, खाई से ढका, बीच में अंधेरा गड्ढा। कुइयां। सबकी सांस एक साथ रुकी। गिरधर काका ने लाठी टेक कर उसे छुआ। यही है, उन्होंने कहा। हरदेव सिंह ने आंखें बंद कर एक पल के लिए सिर झुका लिया। तो रास्ता सही है, काका ने सिर हिलाया। रास्ता हमेशा सही होता है, उन्होंने कहा, बस उसे याद रखने वाला चाहिए। धुंध अब भी थी, पर उसका डर बदल चुका था। वह अब दुश्मन नहीं, पर्दा लगने लगी थी, जिसके पीछे मंजिल इंतजार कर रही थी। बारात फिर चली। इस बार कदमों में डर नहीं था, याद की मजबूती थी। और उस रात पहली बार धुंध के भीतर से रास्ता खुद सामने आने लगा। कुइयां पीछे छूट गई, पर उसकी ठंडक अभी भी हवा में थी। सूखी मेड़ पर चलते चलते बारात कुछ दूर तो निकल आई, लेकिन शरीर अब जवाब देने लगा था। ठंड हड्डियों में उतर चुकी थी। धुंध फिर गाढ़ी होने लगी थी, इस बार पहले से धीमी, भारी, जैसे थकान की चादर। बैलों की चाल सुस्त पड़ गई। गाड़ियों की लकड़ी से कराह निकलने लगी। हरदेव सिंह ने कदम रोक दिए। अब यहीं, उन्होंने कहा, थोड़ी देर रुकेंगे। लक्ष्मण गाड़ीवान ने बैलों को बांधा। वे गर्दन झुकाकर खड़े हो गए, थके हुए, चुप। लालटेनें जमीन पर रखी गईं। रोशनी में धुंध छोटे छोटे गुच्छों की तरह तैरती दिख रही थी। भोलू मिरासी ने गठरी से सूखी लकड़ियां निकाली। आग के बिना आगे नहीं बढ़ेंगे, उसने कहा, और पहली बार उसकी आवाज में मजाक नहीं, समझदारी थी। आग जली। लकड़ी की पहली चटक सुनते ही जैसे सबके भीतर कुछ पिघला। आग की लपटें ऊपर उठी तो चेहरों पर रंग लौटा, पीला, लाल, कांपता हुआ। धुएं में जली लकड़ी की महक घुल गई। किसी ने हथेलियां आग के पास कर लीं, किसी ने सिहरती उंगलियों से शॉल ठीक की। गिरधर काका आग के पास बैठ गए। रास्ता मिल गया, उन्होंने कहा।
पर देह को भी चलने लायक रखना होगा। कुंवरपाल आग की तरफ ताकता रहा। लपटों में उसे अजीब सी आकृतियां दिखीं, कभी रास्ता, कभी पीपल, कभी घंटी। उसकी सांसें गहरी होने लगी। पानी, उसने धीमे से कहा। लक्ष्मण ने मटकी बढ़ा दी। पानी ठंडा था, जैसे जमीन का। कुंवरपाल ने 2 घूंट लिए, फिर रुक गया। मेरा मन, उसने बात अधूरी छोड़ दी। हरदेव सिंह पास आकर बैठे। कहो, उन्होंने कहा। कुंवरपाल ने आग से नजर हटाए बिना कहा, अगर हम देर से पहुंचे तो लोग क्या कहेंगे? यह सवाल पहली बार जोर से निकला। आग की चटक ने जवाब नहीं दिया। भोलू मिरासी ने आग में एक लकड़ी और डाल दी। लोग हमेशा कुछ कहते हैं, उसने कहा, पर शादी रास्ते से नहीं, नियत से पूरी होती है। कुंवरपाल ने उसकी तरफ देखा, आश्चर्य से। गिरधर काका ने गुड़ की डली निकाली। लो, उन्होंने कहा, ठंड में मीठा मन को थाम लेता है। गुड़ के टुकड़े बांटे गए। मुंह में मिठास पहुंची तो थोड़ी देर के लिए कड़वाहट पीछे हटी। बच्चों की आंखों में चमक आई। किसी औरत ने बच्चे को सीने से लगाया और लंबी सांस ली, लेकिन थकान वापस आने में देर नहीं लगी। धुंध ने आग के चारों ओर घेरा कस लिया। हवा तेज हुई, लपटें झुकने लगीं। हवा बदल रही है, लक्ष्मण ने कहा। भोलू ने ढोल को आग के पास खिसकाया, जैसे उसे भी गर्मी चाहिए हो। आज यह भी थक गया है, उसने कहा। कुंवरपाल अचानक खड़ा हो गया। मैं नहीं चल पाऊंगा, उसने कहा, धीमे पर साफ। हरदेव सिंह चौंक गए। क्या कहा? कुंवरपाल ने सिर झुका लिया। मेरे भीतर डर बैठ गया है, उसने कहा। लगता है हर कदम गलत होगा। यह सुनकर आग के पास बैठे लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। यह वह पल था जब थकान हिम्मत पर भारी पड़ने लगी। गिरधर काका ने लाठी जमीन पर टिका दी। डर, उन्होंने कहा, रात का अपना औजार है। कुंवरपाल ने उनकी तरफ देखा। तो क्या करूं? उसने पूछा। काका ने आग की ओर इशारा किया। देखो, उन्होंने कहा, आग भी हवा से लड़ती है, फिर भी जलती है। वह पूछती नहीं, बस जलती है। हरदेव सिंह ने कुंवरपाल के कंधे पर हाथ रखा। हम साथ हैं, उन्होंने कहा। यह बारात तुम्हारी ही नहीं, सबकी है। कुंवरपाल की आंखें नम हो गईं। उसने सिर हिलाया, बहुत हल्के से। आग अब बुझने लगी थी, राख उड़ने लगी। चलने का वक्त है, लक्ष्मण ने कहा। लालटेनें उठी, गुड़ की आखिरी मिठास जीभ पर रह गई। ढोल फिर कंधे पर चढ़ा, बिना आवाज के, पर साथ देने के लिए। बारात फिर खड़ी हुई। इस बार धुंध वहीं थी, ठंड वहीं थी, रात वहीं थी, पर भीतर कहीं टूटती हिम्मत को फिर से जोड़ने की गांठ पड़ चुकी थी। और यह गांठ रास्ते से भी ज्यादा मजबूत थी। आग पीछे छूट चुकी थी, पर उसकी राख पैरों से चिपक गई थी। बारात फिर चल पड़ी, धीमी, सधी हुई। सूखी मेड़ अब भी साथ दे रही थी, पर उसकी लंबाई का अंदाजा किसी को नहीं था। धुंध ने दूरी को निगल लिया था। लालटेन की रोशनी छोटे छोटे द्वीपों की तरह आगे गिरती और फिर गुम हो जाती। कुंवरपाल सबसे आगे नहीं था, वह बीच में चल रहा था, लोगों के बीच, पर खुद से अलग। उसकी चाल ठीक थी, सांसें भी, पर भीतर कुछ उथल पुथल कर रहा था। हर कदम के साथ उसे लगता जैसे वह किसी ऐसे मोड़ की ओर बढ़ रहा है जहां पीछे लौटना मुमकिन नहीं। भोलू मिरासी ने ढोल को कसकर पकड़ा। एक थाप, उसने लक्ष्मण से पूछा। लक्ष्मण ने सिर हिला दिया। अभी नहीं, उसने कहा, अभी कदम सुनने दो। कदमों की आवाजें धुंध में मिलकर एक अजीब लय बना रही थीं, न पूरी तरह शांत, न पूरी तरह शोर। इसी लय में कुंवरपाल के भीतर का तूफान उठने लगा। उसे लगा कोई उसे पीछे से पुकार रहा है। वह रुका। क्या हुआ? हरदेव सिंह ने तुरंत पूछा। कुंवरपाल ने चारों ओर देखा। कुछ नहीं, उसने कहा, पर उसकी आवाज कांप गई। गिरधर काका ने यह कांप सुन ली। जब दिल भारी हो, उन्होंने कहा, तो कान झूठी आवाजें पकड़ लेते हैं। कुंवरपाल ने सिर झुका लिया। मैं सोच रहा था,
उसने कहा, अगर मैं इस रात को पार न कर पाया तो। वाक्य पूरा नहीं हुआ। हरदेव सिंह ने आगे बढ़कर उसके सामने खड़े हो गए। इस रात को नहीं, उन्होंने कहा। तो किस रात को? उनकी आवाज में डांट नहीं, विश्वास था। चलना फिर शुरू हुआ, पर कुंवरपाल के भीतर सवाल बढ़ते गए। उसे दुल्हन का चेहरा याद आया, शांत, स्थिर। उसे लगा वह वहां किसी और धुंध में इंतजार कर रही होगी। तभी अचानक किसी ने पीछे से आवाज दी, रुको। यह आवाज लक्ष्मण की नहीं थी। सब ठिठक गए। कुंवरपाल का दिल तेज धड़कने लगा। यह किसकी आवाज है? उसने पूछा। धुंध में कोई दिखाई नहीं दे रहा था। भोलू मिरासी ने ढोल नीचे रख दिया। अब यह ठीक नहीं लग रहा, उसने कहा। गिरधर काका ने लाठी उठाकर जमीन पर मारी। कौन है? उन्होंने आवाज दी। कोई जवाब नहीं आया। कुछ पल बाद फिर वही आवाज, रुको। यह आवाज अब पास लग रही थी। हरदेव सिंह ने लालटेन आगे की। रोशनी धुंध में घुल गई। यह धुंध की गूंज है, उन्होंने कहा, पर खुद को भी पूरा यकीन नहीं था। कुंवरपाल ने अचानक कहा, अगर मैं गलत निकला तो? सब उसकी तरफ मुड़े। क्या मतलब? हरदेव सिंह ने पूछा। कुंवरपाल की सांस तेज हो गई। अगर यह रास्ता मेरी वजह से भटका है, अगर यह सब मुझे रोकने का संकेत है। यह वह पल था जब दूल्हा पहली बार अपने भीतर से बाहर बोल पड़ा। धुंध जैसे ठहर गई। गिरधर काका ने उसके कंधे पर हाथ रखा। रास्ता किसी एक से नहीं भटकता, उन्होंने कहा। यह सबका होता है। भोलू मिरासी ने पहली बार ढोल पर हल्की थाप मारी, सिर्फ एक। ध्वनि इस बार गुम नहीं हुई। वह थोड़ी दूर तक गई, फिर धीमी पड़ी। लक्ष्मण ने यह सुना और कहा, सुना? आवाज लौटी है। कुंवरपाल ने आंखें बंद कर ली। तो यह मेरा डर था, उसने कहा। हरदेव सिंह ने सिर हिलाया। डर आवाज बनकर लौटता है, उन्होंने कहा, और हिम्मत रास्ता बनकर। कुंवरपाल ने गहरी सांस ली। मैं चलूंगा, उसने कहा, चाहे डर साथ चले। यह कहते ही उसने आगे कदम बढ़ाया, इस बार बिना हिचक के। धुंध अब भी थी, पर उसकी पकड़ ढीली लगने लगी। लालटेन की रोशनी थोड़ी आगे तक जाने लगी। कदमों की लय फिर बनी। भोलू मिरासी ने ढोल को कंधे पर जमाया, बिना बजाए पर तैयार। गिरधर काका पीछे चलते हुए बुदबुदाए। जब दूल्हा खड़ा हो जाए, उन्होंने कहा, तो रात भी रास्ता छोड़ देती है। बारात आगे बढ़ती रही और कुंवरपाल की खामोशी के भीतर तूफान अब शांत होने लगा था। जैसे कहीं दूर धुंध के पार सुबह अपनी सांस ले रही हो। उधर धुंध से बहुत दूर नहीं, पर रास्ते से कटे हुए सोना देवी के घर में रात अपनी अलग ही चाल से चल रही थी। आंगन में लालटेनें टंगी थीं। उनकी पीली रोशनी मिट्टी की दीवारों पर कांप रही थी। चूल्हे की आग धीमी पड़ चुकी थी, पर राख अब भी गर्म थी। उबले चावल की भाप छप्पर के नीचे अटक जाती और फिर धीरे धीरे बाहर निकलती। घर के भीतर औरतें बैठी थीं। कोई पल्लू ठीक करती, कोई चुपचाप दीवार की ओर देखती। घड़ी नहीं थी, पर समय सबके माथे पर बैठा था। अब तक तो ढोल सुनाई दे जाना चाहिए था, किसी ने बहुत हल्के से कहा। किसी ने जवाब नहीं दिया। सोना देवी भीतर वाले कमरे में बैठी थी। लाल जोड़ा सलीके से ओढ़ा हुआ, पर मन बिखरा हुआ। गहनों की ठंडक उसकी त्वचा पर साफ महसूस हो रही थी। वह बार बार दरवाजे की ओर देखती, जैसे धुंध को चीरकर वहीं से कोई आवाज आएगी। पर बाहर सिर्फ सन्नाटा था। दूर कहीं से कुत्ते के भौंकने की आवाज आई, फिर हवा में सरसराहट। पीपल के पत्ते आपस में टकराए, सूखे, बेचैन। सोना देवी ने आंखें बंद की। उसे मां की कही एक पुरानी बात याद आई। बेटी, शादी की रात जितनी लंबी लगे, उतना ही समझो कि रिश्ता गहरा होगा। उसने गहरी सांस ली। बाहर आंगन में एक बुजुर्ग औरत ने कहा, इतनी धुंध में रास्ता पकड़ना मुश्किल होता है। दूसरी ने फौरन टोका,
अशुभ मत बोल। पर शब्द हवा में तैर गए। सोना देवी ने यह सब नहीं सुना, पर उसे बेचैनी का स्पर्श महसूस हुआ, जैसे कोई अनदेखी लहर उसके भीतर से गुजर गई हो। कुंवरपाल, उसके होठों पर नाम बिना आवाज के आया। वह जानती थी वह डरता नहीं है, पर वह यह भी जानती थी ऐसी रातें मजबूत लोगों की भी परीक्षा लेती हैं। अचानक दूर से, बहुत दूर से एक धीमी सी ध्वनि आई। ढोल नहीं, घंटी नहीं, बस कदमों की आहट जैसी कुछ। आंगन में बैठे लोग चौंक गए। सुना? किसी ने पूछा। सब कान लगाकर बैठ गए। आहट फिर नहीं आई। लालटेन की लौ कांप गई। किसी ने उसे हाथ से ढक लिया। हवा है, किसी ने कहा, पर खुद को समझाने के लिए। सोना देवी उठकर दरवाजे के पास आ गई। उसने चौखट को छुआ। ठंडी, नम। बाहर देखा, धुंध ने पूरा गांव अपने भीतर ले रखा था। सामने की गली गायब थी, जैसे कभी थी ही नहीं। अगर वे भटक गए हों, एक औरत ने कहना शुरू किया, फिर चुप हो गई। सोना देवी ने धीरे से कहा, वे आएंगे। उसकी आवाज शांत थी, बहुत शांत। उस शांति में डर नहीं था, विश्वास था। वह वापस बैठ गई। उसने अपने हाथों को घुटनों पर रखा। उंगलियां स्थिर थीं। यह रात, उसने मन ही मन कहा, जितनी चाहे परीक्षा ले, सुबह अपना रास्ता खुद बनाएगी। आंगन में किसी ने आग में लकड़ी डाली। चटक की आवाज आई, जैसे किसी ने मौन को तोड़ा हो। दूर कहीं, धुंध के उस पार, एक बारात चल रही थी और इधर एक दुल्हन इंतजार कर रही थी। दोनों के बीच रास्ता नहीं, धैर्य खिंचा हुआ था। और इस धैर्य की डोर रात जितनी खींचती जा रही थी, उतनी ही मजबूत होती जा रही थी। दुल्हन के घर की लालटेनें पीछे कहीं रह गई थी, अब बस कल्पना में। इधर बारात धुंध के भीतर आगे बढ़ रही थी, पर अब चाल में एक नई सख्ती थी, जैसे हर कदम ने तय कर लिया हो कि लौटना विकल्प नहीं है। सूखी मेड़ अचानक खत्म हो गई। लक्ष्मण गाड़ीवान ने बैलों को रोका। मेड़ यहीं टूटती है, उसने कहा। इसके आगे जमीन फिर बदलती है। लालटेन की रोशनी आगे डाली गई, पर रोशनी जैसे धुंध में फंस गई। जमीन समतल थी, पर उसकी सतह धोखे जैसी लग रही थी। कहीं हल्की नमी, कहीं अचानक ठंडा खालीपन। हरदेव सिंह ने आगे बढ़कर जमीन को परखा। एक एक कदम। उन्होंने कहा, कोई जल्दी नहीं। भोलू मिरासी ढोल को कसकर पकड़े था। उसके हाथ ठंड से सुन्न हो रहे थे, पर आंखें चौकन्नी थी। यह जगह, उसने धीमे से कहा, ढोल को भी चुप कर देती है। कुंवरपाल आगे आया। अगर यह आखिरी मोड़ हुआ, उसने पूछा, इस बार डर के साथ नहीं, जिम्मेदारी के साथ। गिरधर काका ने लाठी को आगे बढ़ाया। हर मोड़ आखिरी लगता है, उन्होंने कहा, जब तक उसके बाद रास्ता ना दिखे। चलना फिर शुरू हुआ। कुछ कदम के बाद धुंध अचानक गाढ़ी हो गई, इतनी कि लालटेन की लौ भी धुंधली पड़ने लगी, जैसे किसी ने हवा को दीवार बना दिया हो। आवाजें लौटकर आने लगीं, अपने ही कदमों की गूंज, अपने ही सांसों की प्रतिध्वनि। रुको, हरदेव सिंह ने कहा। सब थम गए। धुंध के भीतर से एक फुसफुसाहट सी आई, स्पष्ट नहीं पर मौजूद। भोलू मिरासी का चेहरा सफेद पड़ गया। ये क्या था? लक्ष्मण ने इधर उधर देखा। हवा का खेल, उसने कहा, पर उसकी आवाज में यकीन कम था। फिर एकदम पास से छपाक, किसी का पैर हल्की नमी में फिसल गया। पीछे से किसी ने पकड़ लिया। संभल! आवाजें एक साथ उठी। कुंवरपाल ने तुरंत हाथ बढ़ाया। सब ठीक? उसने पूछा। हां, जवाब आया, पर दिलों की धड़कन तेज हो चुकी थी। गिरधर काका ने आंखें बंद की। यहीं, उन्होंने कहा। रात आखिरी सवाल पूछती है। हरदेव सिंह ने उनकी तरफ देखा। कौन सा सवाल? काका ने धुंध की ओर इशारा किया। कि तुम साथ चलोगे या डर को आगे भेजोगे? एक पल के लिए सब खामोश हो गए। भोलू मिरासी ने ढोल पर हल्की थाप मारी, सिर्फ जांचने के लिए। ध्वनि इस बार लौटी, टूटी हुई पर मौजूद। आवाज लौट रही है, लक्ष्मण ने कहा।
मतलब जगह खुल रही है। कुंवरपाल ने गहरी सांस ली। तो चलिए, उसने कहा, अगर गिरना है तो साथ गिरेंगे। ये कहते ही उसने पहला कदम आगे बढ़ाया, इस बार सबसे आगे। हरदेव सिंह उसके पीछे आ गए। ठीक, उन्होंने कहा, एक एक करके, उसी लय में। कदमों की एक नई ताल बनी, धीमी पर स्थिर। धुंध अब भी थी, पर उसकी पकड़ ढीली पड़ने लगी। कहीं दूर से मिट्टी की परिचित गंध आई, गीली नहीं, सोंधी। यह खेतों की महक है, लक्ष्मण ने कहा। गांव पास है। भोलू मिरासी की आंखों में चमक लौट आई। तो ढोल? उसने पूछा। हरदेव सिंह ने सिर हिलाया। अब नहीं, उन्होंने कहा। पहले पहुंचे। धुंध अचानक थोड़ी छौंटी। आगे एक हल्की ढलान दिखी और उसके पार कुछ काले आकार जैसे घरों की छतें। सबकी सांस एक साथ रुकी, फिर चली। गिरधर काका ने लाठी जमीन पर टिकाई। रात ने सवाल पूछ लिया, उन्होंने कहा। अब जवाब रास्ता देगा। और धुंध के भीतर की वह परीक्षा अब डर की नहीं, साथ की परीक्षा बन चुकी थी। बारात आगे बढ़ी, इस बार बिना रुकावट, जैसे धुंध खुद रास्ता छोड़ रही हो। धुंध कुछ पीछे हटी थी, पर पूरी तरह गई नहीं थी। अब वह जमीन से उठकर कमर की ऊंचाई तक टिक गई थी, ऐसी कि पैरों का रास्ता दिखे, पर आगे का इरादा नहीं। सामने उभरी काली आकृतियां अब घरों की छतों जैसी लग रही थीं, पर दूरी अब भी धोखा दे रही थी। कभी लगता बस 2 मोड़ दूर हैं, कभी लगता जैसे धुंध फिर से सब निकल लेगी। लक्ष्मण गाड़ीवान ने राहत की सांस ली। अब रास्ता खुला है, उसने कहा। यह ढलान गांव की तरफ जाती है। भोलू मिरासी ने ढोल को कंधे पर सीधा किया। तो अब बजाऊं? उसने उत्साह में पूछा। हरदेव सिंह ने हाथ उठाया। अभी नहीं, उन्होंने कहा। पहले पक्का कर लें। कुंवरपाल सबसे आगे चल रहा था। उसके कदम अब डगमगा नहीं रहे थे। वह सामने की धुंध को ऐसे देख रहा था जैसे उससे आंख मिलाकर कह रहा हो, अब पीछे हटो। तभी दाईं ओर से एक आवाज आई, अरे इधर से नहीं, उधर से जाओ। सब चौंक गए। धुंध के भीतर एक आदमी खड़ा था, आधा दिखता, आधा छुपा। उसकी आवाज साफ थी, पर चेहरा धुंधला। उसने हाथ से दूसरी दिशा की ओर इशारा किया, जहां जमीन थोड़ी ऊंची दिख रही थी। उधर गांव जल्दी मिलेगा, वो बोला। भोलू मिरासी ने राहत के साथ कहा, देखा, कोई मिल गया। लक्ष्मण ने भी उस दिशा में देखा। रास्ता पक्का लगता है, उसने कहा। ऊंचाई है। कुंवरपाल ने कदम रोक दिए। कुछ तो था उस आवाज में जो ठीक नहीं लगा। हरदेव सिंह ने आगे बढ़कर पूछा, तुम कौन हो? धुंध में खड़े आदमी ने हिचकिचाकर कहा, यहीं का हूं, खेतों में रहता हूं। गिरधर काका अब तक चुप थे। उन्होंने लाठी जमीन पर मारी। एक तेज ठोस आवाज। झूठ, उन्होंने कहा, बिना आवाज ऊंची की। सब उनकी तरफ मुड़ गए। यह रास्ता, काका बोले, बरसात में सबसे पहले भरता है। ऊंचा दिखता है, पर भीतर से खोखला है। धुंध में खड़ा आदमी एक कदम पीछे हटा। तुम्हें क्या पता बूढ़े, उसने चिढ़कर कहा। गिरधर काका ने उसकी ओर देखा, सीधे, बिना डरे। मुझे इतना पता है, उन्होंने कहा, कि गांव कभी अपनी पीठ नहीं दिखाता। लक्ष्मण ने जमीन को परखा। उसने उंगली से मिट्टी दबाई। काका ठीक कह रहे हैं, उसने कहा। यहां ऊपर सूखा है, पर नीचे नमी है। धुंध में खड़ा आदमी कुछ बोलना चाहता था, पर फिर चुप हो गया। अगले ही पल वह परछाई पीछे खिसक गई। आवाज भी साथ चली गई, जैसे कभी थी ही नहीं। भोलू मिरासी ने घबरा कर कहा, वह इंसान ही था ना? हरदेव सिंह ने गहरी सांस ली। रात में कई आवाजें इंसान जैसी हो जाती हैं, उन्होंने कहा, पर रास्ता इंसान नहीं होता। कुंवरपाल ने गिरधर काका की तरफ देखा। अगर हमने उसकी बात मान ली होती। काका ने लाठी आगे बढ़ाई, सीधे उस ढलान की ओर जो लक्ष्मण ने पहले बताई थी। तो सुबह किसी और जगह आंख खुलती, उन्होंने कहा। अब किसी ने सवाल नहीं किया। बारात उसी ढलान की ओर मुड़ी, धीरे,
सावधानी से। हर कदम पर जमीन मजबूत लग रही थी। धुंध और पतली हो गई। अब मिट्टी की सोंधी महक साफ आने लगी थी, ऐसी महक जो सिर्फ बसे हुए खेतों के पास होती है। दूर कहीं से एक मुर्गे की आवाज आई। सब ठिठक गए। भोलू मिरासी की आंखें चमक उठी। सुना? लक्ष्मण ने मुस्कुराकर कहा। यह आवाज झूठ नहीं बोलती। कुंवरपाल ने पहली बार पूरी राहत की सांस ली। तो हम सही मोड़ पर हैं, उसने कहा। गिरधर काका ने आसमान की ओर देखा, जहां धुंध के पीछे सुबह की पहली हल्की रेखा खींच रही थी। रास्ता मिल गया, उन्होंने कहा, क्योंकि गलत सलाह को पहचान लिया गया। और बारात आगे बढ़ती गई, इस बार बिना शक के, बिना डर के, क्योंकि अब वे जान चुके थे कि धुंध से ज्यादा खतरनाक गलत मोड़ होता है। मुर्गे की आवाज के बाद रात जैसे चुपचाप पीछे हटने लगी। धुंध अब जमीन से ऊपर उठ रही थी, धीरे धीरे, बिना शोर किए, जैसे किसी ने सफेद चादर को समेटना शुरू कर दिया हो। पूरब की ओर आसमान का रंग बदलने लगा था। गहरे नीले में हल्की सी केसर घुल रही थी। सुबह की पहली बहुत पतली धूप। बारात अब साफ रास्ते पर थी। मिट्टी सख्त थी। कदमों की आवाज लौट कर आ रही थी। बैलगाड़ियों के पहिए बिना अटके घूम रहे थे। हरदेव सिंह ने पहली बार पीछे मुड़कर देखा। सब साथ थे। कोई छूटा नहीं था, कोई गिरा नहीं था। भोलू मिरासी ने ढोल को कंधे से उतारा। अब? उसने पूछा। आवाज में थरथराहट नहीं, उत्सुकता थी। हरदेव सिंह ने चारों ओर देखा। धुंध लगभग छांट चुकी थी। सामने गांव की कच्ची गलियां दिखने लगी थीं। छप्परों की छायाएं, दीवारों पर टिकी लालटेनें और एक दो घरों से उठता धुएं का पतला धागा। उन्होंने सिर हिलाया। अब? भोलू ने ढोल पर पहली पूरी थाप मारी। धम धम धम। इस बार आवाज नहीं गुम हुई। वह गलियों में गूंजी, दीवारों से टकराई और लौटकर आई, पूरी, सच्ची, जैसे रात ने आखिरी बार सुन लिया हो कि वह हार चुकी है। कुंवरपाल की आंखें भर आईं। वह रुका नहीं, पर उसके कदम धीमे हो गए। उसके भीतर जो डर, शंका, बोझ जमा था, वह उस ढोल की थाप के साथ टूटने लगा। हम पहुंच गए, उसने बुदबुदाकर कहा, खुद से। लक्ष्मण गाड़ीवान ने बैलों की गर्दन थपथपाई। देखा? उसने कहा, जब रास्ता मान ले तो जानवर भी समझ जाते हैं। गिरधर काका सबसे पीछे चलते हुए रुक गए। उन्होंने मुड़कर उस दिशा को देखा जहां से वे आए थे। धुंध अब वहां बस एक पतली परत थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। याद रखो, उन्होंने बहुत धीमे कहा, रास्ते हमें नहीं, हम रास्तों को पहचानते हैं। बारात गांव में दाखिल हुई। किसी ने दरवाजा खोला, किसी ने चौंक कर बाहर झांका। आ गए, आ गए। आवाजें फैलने लगी सुबह के साथ। उधर सोना देवी के घर। आंगन की लालटेन अब बुझ रही थी, पर जैसे ही ढोल की आवाज पहुंची, घर में हर चेहरा खिल उठा। सुनो, किसी ने कहा। सोना देवी उठकर चौखट तक आई। ढोल की थाप अब साफ थी, सपनों जैसी नहीं, असली। उसने आंखें बंद की। आ गए, उसने कहा, और उस एक वाक्य में पूरी रात समा गई। जब कुंवरपाल आंगन में पहुंचा तो उसकी नजर सीधे सोना देवी पर गई। दोनों ने कुछ नहीं कहा, जरूरत भी नहीं थी। धुंध, रास्ता, डर, इंतजार सब पीछे रह गया था। सामने सिर्फ यह सच्चाई थी कि रिश्ता वहां शुरू होता है जहां रात सबसे लंबी हो। हरदेव सिंह ने गिरधर काका की ओर देखा। अगर आप न होते, उन्होंने कहना शुरू किया। काका ने हल्के से हाथ उठाया। अगर हम सब ना होते, उन्होंने कहा, तो कोई भी ना होता। भोलू मिरासी ने ढोल को एक तरफ रखा। आज, उसने मुस्कुराकर कहा, ढोल ने भी सब्र सीखा है। सूरज अब पूरी तरह निकल चुका था। उसकी रोशनी मिट्टी पर पड़ी, गरम, सच्ची। रात की ठंड पीछे हट चुकी थी। बारात पहुंच चुकी थी। पर यह सिर्फ पहुंचने की कहानी नहीं थी। यह उस सच की कहानी थी कि जब रास्ते खो जाते हैं तो याद, साथ
और भरोसा ही मंजिल तक ले जाते हैं। और धुंध धुंध हर रात आती है, पर हर बार कोई गिरधर काका उसे रास्ता दिखा देता है।